नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के अनुच्छेदों को हम देखेंगे। कल हमने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 को देखा था। आज इसके आगे का आर्टिकल आर्टिकल 15 को देखेंगे। अभी हम दोस्तों मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं संविधान के अंतर्गत, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आर्टिकल 13 में कुछ जो कानून है उसके बारे में बताया था, जैसे कानून और राज्य के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जिस मात्रा में वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसी मात्रा में वह गैर कानून गैर कानूनी या असंवैधानिक घोषित हो जाता है। तो मैं कल उसको कानून को थोड़ा डिस्क्राइब करना भूल गया था, तो आज मैं थोड़ा कानून के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 के 35 तक के आर्टिकल 12 के 35 तक के अंदर है ना। तो ये चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कल आपको आर्टिकल हाँ, 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो हमने आर्टिकल 13 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है, राज्य में जैसे अगर कोई विधि बनाई, विधि को ही दोस्तों कानून बोलते हैं। राज्य ने अगर कोई कानून बनाया और मान के चलिए कानून ये है हमारा, और ये हमारे संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार है। तो अगर किसी कानून इतना पार्ट ये सही है, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को सीमित करता है या उसका हनन करता है या उसका उल्लंघन करता है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कानून घोषित हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको कल बता चुका था। तो दोस्तों अब जानना ये है कि आखिर कानून होता क्या है, कानून के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। तो ये मैं बताना भूल गया था आपको, तो आज मैं बता देता हूँ कि आखिर कानून विधि के अंतर्गत आता क्या क्या है। देख लेते हैं। आर्टिकल 13 विधि के अंतर्गत आता है दोस्तों संसद संसद अथवा विधान मंडल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। संसद में अगर कोई कानून बनता है या राज्य के विधानमंडल में कोई कानून बनता है तो वो विधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद का अगर कोई सदन नहीं चल रहा है तो ऐसे में हमें किसी कानून की तत्काल आवश्यकता होती है। तो इस समय के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जो कि जिसे कानून की मान्यता प्राप्त होती है।
तो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्य के स्तर पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो उसे भी कानून की मान्यता प्राप्त होती है। और देखते हैं सरकार को आदेश जारी करती है, जिसे कोरोना की घोषणा कर देती है। तो सरकार का आदेश भी एक तरह से कानून की मान्यता रखता है। और आगे डिस्कस करें तो सरकार का आदेश हो गया, और उसके बाद आता है सरकार को अधिसूचना जारी करती है। दोस्तों, सरकार अगर कोई अधिसूचना जारी करती है, तो संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून हो गया, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है, सरकार कोई आदेश जारी करती है, सरकार की कोई अधिसूचना। उसके अलावा सरकार के कुछ नियम और विनियम होते हैं। उसमें से एक कानून होते हैं, कानून के अनुसार क्या होता है कि शासन का संचालन भी करना होता है। तो शासन का संचालन करने के लिए सरकार कुछ नियम बनाती है, और उस नियमों का भी क्रियान्वयन कराने करने के लिए कुछ छोटे छोटे विनियम भी बनाए जाते हैं, तो उनको भी कानून की मान्यता प्राप्त होती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों कि लिखित रूप में नहीं होते, और बाद बाकी वो पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो वो परंपरा बन जाती है उनकी। कि जैसा हम करते हैं ना कि अपने यहाँ जैसे हमारी ये परंपरा है, खानदानी परंपरा है, तो सरकार में भी कुछ काम परंपरा के अनुसार होते हैं जो पुराने समय से चली आ रही है। जैसे हर चीज को हम लिख नहीं सकते संविधान में, तो जो अलिखित रूप में होती है उसको हम परंपरा के नाम से जानते हैं। तो ये परंपरा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कल मैं बताना भूल गया था, तो आप ये अच्छे से नोट कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का देखते हैं कि कल हमने आर्टिकल 13 देख लिया था और आर्टिकल 14 देख लिया था, है ना। अब आगे का देखते हैं। आज डिस्कस करना हमको आर्टिकल 15, अर्थात अनुच्छेद जो 15 है वो क्या बोलता है ना। तो अनुच्छेद 15 के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या है? राज्य, जाति, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी कृत्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक, तो ये लिख देता हूँ। राज्य, धर्म, जाति, प्रजाति। प्रजाति का मतलब तरह से मूल बन जाता है। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार
पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। तो ये आता है इसका पहला बिंदु। पहला बिंदु कहता है धर्म के आधार पर। जैसे कोई हिंदू धर्म से है, तो कोई सिख धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है। तो राज्य इन धर्मों के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ना नागरिक से तात्पर्य भारतीय होना चाहिए होगा, अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति, भारत की इसको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ राज्य धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, जो मैंने आपको समान नागरिक संहिता समझाई थी, वो इसी पे आधारित है। वो समान नागरिक संहिता इसी को लागू करने के लिए बनाई जा रही है। तो धार्मिक रूप से इस सिविल मामलों में हमको भेदभाव देखने को मिलता है कि हर धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ होता है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए उस समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो अभी उत्तराखंड और गोवा में लागू हो चुकी है, एमपी में उसको लागू करने की बात चल रही है। तो धर्म के आधार पर, जाति के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश कौन से मूल वंश का है ना। और लिंग, लिंग का मतलब ये होता है लड़का लड़की। दोस्तों, आजकल जो होते हैं ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल हो गए हैं। धारा 377 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान दिया ना। तो लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब स्त्री और पुरुष के लिए कानून बराबर रहेंगे, दोनों कानूनों के समक्ष समान माने जाएंगे। उसी तरह जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि राजस्थान का व्यक्ति एमपी में आवेदन नहीं कर सकता है, या एमपी का व्यक्ति राजस्थान में आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से जन्म स्थान का होता है। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, क्योंकि अगर जन्म स्थान के आधार पर जिस भेदभाव कर दिया जाएगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित होगी। क्योंकि व्यक्ति में क्या आ जाएगा, फिर क्षेत्रवाद की भावना पनप जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने राज्य से तो लगाव की भावना रखेगा, और दूसरे राज्य से अलगाव की भावना रखेगा। तो ये प्रावधान इसलिए करा गया है। अगला दिन तो अब डिस्कस करते हैं। अगला बिंदु भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा विस्तार विस्तृत हो जाता है। उसमें भी यही कहा गया है कि राज्य धर्म जाति जाति लिंग जन स्थान के आधार पर भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। लेकिन आगे इसको विस्तार दिया गया है कौन कौन सी जगहों पर। जैसे होटल हो गया,
दुकान हुई दोस्तों, कोई भी होटल हो, कोई भी दुकान हो, उसमें धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान। सार्वजनिक स्नानागार भी, होटल, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक स्नानागार, रिसोर्ट, सड़क, कुआं, तालाब आदि जगहों पर धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, हमारे टाइम गांव में पहले ये चलन में था, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, तो इन पे क्या होते थे, हर जाति के अपने अपने अलग घाट बने हुए होते थे। और जैसे जो अ, उच्च जातियों का जो घाट हुआ करता था उस, तो वहां पे निम्न जातियों को जाने की मनाही हुआ करती थी। ऐसे ही कुआं भी बटे हुए होते थे, यहाँ तक कि मंदिरों में भी निम्न जातियों को जाने की मनाही थी। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे, धर्म का भी समझा ही चुका हूँ, मतलब क्या होता है ना, जाति, प्रजाति, प्रजाति मतलब मूल वंश, तो इन जगहों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप लोग कर इसको एस्टिमेट और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं हमको, है ना। तो अपवादों को हम जान लेते हैं कि आगे अपवाद मिलते हैं कौन बनेगा, अच्छा लगेगा देखने में। अपवाद, इसमें अपवाद देखने को मिलते हैं, और अपवाद को इसमें देख लेते हैं। पहला अपवाद ये बोलता है कि राज बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो इसे भेदभाव के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, अर्थात इसको सकारात्मक भेदभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राज्य, महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान करता है, इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। ही राज्य यदि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करता है, उनसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे महिलाओं को प्रसूति सहायता अवकाश दिया जाता है ना,
जैसे जब कोई महिला गर्भवती होती है तो अगर वो सरकारी पद पर नियुक्त होती है तो उसको प्रसूति सहायता अवकाश दिया जाता है, जबकि ये पुरुषों को नहीं दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि गर्भवती कौन होती है? एक महिला ही होती है। ये तो लिंग एग्जाम्पल जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता अवकाश। दूसरा बिंदु देख लेते हैं। ये कौन सा तीसरा हो गया दोस्तों? दो बिंदु तो हमने पढ़ ही लिए थे उधर। ये हमारा तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रावधान है? तो ये दूसरा हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें प्रावधान मिलता है इसको। तो एक केस हुआ था दोस्तों मद्रास राज्य में, इसको चंद्रकम दोराई राजन केस के नाम से जानते हैं। जो भी काम है। चंद्रकम दोराई राजन क्या हो, ठीक। इसमें क्या हुआ था मद्रास राज्य में दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को कॉलेजों के द्वारा प्रवेश में आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो उसको मद्रास हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज किया इन व्यक्ति ने। तो उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एससी एसटी इसमें क्या हुआ था, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एससी एसटी वर्ग के छात्रों को छूट दी थी, आरक्षण दिया दिया था, कुछ भी बोल सकते हो। आरक्षण दिया गया। तो इसके खिलाफ याचिका दायर करी मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अगर इस तरह का कोई प्रावधान किया जाता है तो वह आर्टिकल 15 के अंतर्गत भेदभाव नहीं माना जाएगा। और इसके लिए फिर पहला संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसमें यही कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अगर राज्य ऐसा कोई प्रावधान करता है तो उसे आर्टिकल 15 के अंतर्गत भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 15 के अंतर्गत अगला बिंदु, तो अगला बिंदु जो है ये आर्टिकल 15 का सब जारी माना जाता है। तो ये लिख देता हूँ आर्टिकल 15 का सब।
ये ये 15, हाँ 15/4 तो वो हो गया था, SC ST वाला। ये 15/5 आएगा, है ना? तो 15/5 में ये बोला गया था कि अगर राज्य SC ST या OBC वर्ग अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए राज्य विशेष के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है ना? SC और OBC का खेल। तो आर्टिकल 15/5 ये हो गया कि राज्य SC ST और OBC वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। दूसरे आर्टिकल 15 के अंतर्गत भेदभाव नहीं माना जाएगा। अगला देख लेते हैं गांधी। अब अगला है आर्टिकल 15 का सब 6। आर्टिकल 15 का सब 6 क्या बोलता है? तो इसके संविधान में एक विशेष संशोधन किया गया है। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2000 का है, 2019 में किया गया, तो जनता हूँ। तो आर्टिकल 15(6) में ये बोलता है, 103 जो संविधान संशोधन किया गया है 2019 में, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे हम EWS के नाम से जानते हैं, अर्थात वीकर ठीक। तो आर्टिकल 15(6) बोलता है 103 संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत EWS के लिए प्रवेश को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण कहाँ पर होगा? ये हो गया सरकारी संस्थाओं में। फिर भी इसमें इसको आप अच्छे से नोट कर लें। सरकारी संस्थाओं मतलब सरकारी शिक्षण संस्थाओं की, सरकारी शिक्षण संस्थाओं प्रवेश नहीं आरक्षण का
प्रावधान किया गया है। तो आज हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का हम कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पे और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।